नमस्कार व्यूअर्स, त्रिशा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 50 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसका हम डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। इस चैनल पे आपको एमपी से रिलेटेड ही वीडियो मोस्टली मिलते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे पहला जो क्वेश्चन है, 2 मिनट सेट कर लीजिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था यह संबंधित था उज्जैन जिले से। कहाँ से संबंधित था? तो इसका संबंध था उज्जैन जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी? तो राजा भोज ने। राजा भोज के द्वारा भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाओं संबंधित है। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं संबंधित है। इसमें 2 प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो धर्म से पूछा जाता है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। या पूछ रहे कहाँ से संबंधित, किस वंश से संबंधित है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखिए यह गुप्त वंश से या गुप्त साम्राज्य से संबंधित थी उदयगिरी की गुफाएं, जो कि विदिशा में है। इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन, नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है यह अजयगढ़ पन्ना जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा अजयगढ़ के पन्ना जिले में, या अजयगढ़ या पन्ना जिले में स्थित है नचना कुठार का मंदिर। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला, घोटुल प्रथा के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो घोटुल प्रथा के बारे में देख, पहला कथन कह रहा है घोटुल में सम्मिलित होने वाली लड़कियां मुटियारी कहलाती हैं। घोटुल में सम्मिलित होने वाले लड़के चेलिक कहलाते हैं। वेरियर एल्विन ने घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की। तो जितने भी दिए गए फैक्ट हैं सभी फैक्ट इसके क्या है, राइट है। उपयुक्त सभी कथन इसके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मध्य प्रदेश के किस स्थान से 1923 का जो झंडा सत्याग्रह था आरंभ हुआ था? तो ये झंडा सत्याग्रह जबलपुर से आरंभ किया गया था। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानधाता मेला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? मानधाता मेले का संबंध मध्य प्रदेश किस जिले से है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है मानधाता मेले का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी को घोषित किया गया था। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली। माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली, अच्छा इसमें एक फैक्ट और मैं आपको बताऊंगा, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली कौन सी है? तो याद रखिए माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है बावई गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था मतलब इसके बावई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। अभी हाल ही में इसका नाम क्या बदल दिया गया है, नया नाम क्या रख दिया गया है? माखन नगर। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इसका बावई का नया नाम रख दिया गया है माखन नगर। तो आप कभी एग्जाम में दिया है बावई की जगह माखन नगर, तो ये सही हो जाएगा। इसका भी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नाम चेंज कर दिया गया है, बावई का नया नाम माखन नगर कर दिया गया है। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन किया जाता है देवास जिले में। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वन प्रकारों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ड्राई डेडिडस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अक्सर वनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब
उत्तरी मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो याद रखिए, जब सूर्य किरण लंबवत आएंगी तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में दैनिक तापांतर निम्नलिखित में किस माह में सर्वाधिक होता है? तो याद रखिए कि क्वेश्चन वैसे डिलीट कर दिए गए तो बाद में पीएससी के द्वारा, पर इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च माह में दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर मध्य प्रदेश सर किस माह में होता है? तो मार्च माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। ऐसा कुछ होगा तो इसका आंसर मार्च होना चाहिए, बाद में डिलीट कर दिया गया था। अगला है नेक्स्ट, अप्रैल 2018 के अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से किसका कोयला भंडारण सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो कोयला भंडारण है अप्रैल की स्थिति में, जो पुराना क्वेश्चन होगा तो यहाँ सिंगरौली में था, इस बात को भी याद रखिए। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? तो सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जबकि सिंगरौली में 136 मीटर मोटी कोयले की परत भी पाई जाती है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट के मैग्नीज का भंडार किस सेल समूह से संचित है? किस सेल समूह में मिलते हैं जो मैग्नीज है? तो याद रखिए, धारवाड़ सेल समूह में मैग्नीज पाया जाता है। अगला, मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा का बड़ा स्रोत कौन सा है? तो गैर पारंपरिक सबसे बड़ा जो स्रोत है अपने यहाँ, गैर पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पवन ऊर्जा से हम सबसे ज़्यादा गैर ऊर्जा अपन प्राप्त कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई कुल विद्युत में तापीय विद्युत कितना हिस्सा है? हम जो थर्मल है, थर्मल के द्वारा हम कितना कर रहे हैं? तो याद रखिए 51 से लेकर 75% तक, 51 से लेकर 75% तक जो एनर्जी हमारे यहाँ की या जो ऊर्जा है हम मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा आपूर्ति की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोर देन 51 से 75%, मोर देन 51% इसका सही आंसर होगा। 2 मिनट, सॉरी, यहाँ पे 51 से नहीं, इसका 75 मोर देन 50% है, मोर देन 75% इसका सही आंसर हो जाएगा। मोर देन 75% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दीनबंधु योजना निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो जो दीनबंधु योजनाएं थी बिजली बिल के लिए चालू की गई थी, बाद में सबल योजना भी आई थी, इंदिरा गृह ज्योति योजना आई बाद में, ये सब भी विद्युत से संबंधित ही हैं। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर निम्न किस जिले में आता है? तो बिरसिंहपुर आता है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में स्थित है? तो यह मैकाल श्रेणी है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में स्थित है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या घना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो 236, कितनी है? 236 वर्ग प्रति किलोमीटर। यह जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है, मध्य प्रदेश में नीति आयोग का गठन भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार, इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। तो इन फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। नवीनतम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का वह जिला जहां सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवासरत है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है? तो सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति है भिंड जिले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तो यह भिंड जिले में सबसे कम एसटी पाए जाते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME विभाग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन किया गया था, याद रखिए 5 अप्रैल 2016 को इस विभाग का गठन किया गया था। अगला है,
भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो दाल उत्पादन है मध्य प्रदेश में होते हैं। सोयाबीन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिए। अगला है, भारत में कोयला भंडारण के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्योंकि यह पुराना, 1 वर्ष पुराना है, तो उस समय था इसका स्थान मध्य प्रदेश का कोयला भंडारण में 5वां था। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में देश में कोयला मध्य प्रदेश कौन से स्थान है? तो वर्तमान में याद रखिए, प्रेजेंट टाइम वर्तमान में 4th स्थान है। इस बात को भी याद रखिए। अभी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था, पीएससी जो रिजल्ट हुआ था एग्जाम जनवरी में, तो उसमें पूछा गया था। तो वर्तमान के 4th स्थान है, इससे पहले था 5वें स्थान पे। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर है? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू है, जबकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पाई जाती है। अगला, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख चीफ मिनिस्टर होता है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है माननीय शिवराज सिंह चौहान है, जबकि पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कौन थे? तो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रथम लोकायुक्त। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित थे। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो पहली महिला आईपीएस अधिकारी आशा गोपालन। मध्य प्रदेश की कौन थी? आशा गोपालन। इनका सही आंसर हो जाएगा आशा गोपालन। मध्य प्रदेश संवर्ग की पहली महिला आईपीएस थी, जबकि किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस थी। सरला ग्रेवाल पहली महिला राज्यपाल थी मध्य प्रदेश की। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा गोपालन। अगला है, आरसीईपी से क्या तात्पर्य है? आरसीईपी से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है, मामल्लपुरम जो कि तमिलनाडु में है, क्यों चर्चित रहा? तो यहाँ पे आपको याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की दूसरी औपचारिक शिखर वार्ता का आयोजन किया गया था, इसलिए यह चर्चा में आ गया था यह स्थान। चलिए अगला देखते हैं। ये सुमेलित करने के लिए पूछा गया आपसे। तो देखिए, प्रूडेंशियल कप इसका संबंध क्रिकेट से है। यूरो कप इसका संबंध फुटबॉल से है। अजलान शाह कप इसका संबंध हॉकी से है, जबकि थॉमस कप यह बैडमिंटन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, इसे ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर जिले में स्थित है। अगला फिर से आपको मैच करना है, इसमें कौन सा सत्य है पूछा हुआ है, देखिए। एकलव्य पुरस्कार ये तीरंदाजी के नहीं होता है, जूनियर खिलाड़ियों को मिलता है। किससे मिलता है? जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार यह भी निशानेबाज को नहीं, यह सीनियर खिलाड़ियों को मिलता है। यह सीनियर खिलाड़ियों को किन्हें दिया जाता है? तो यह सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार यह किसे मिलता है? यह कोच को मिलता है। प्रभास जोशी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है, प्रभास जोशी। ये मल्लखम्ब को बढ़ावा देने के लिए प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। राइट, इसका सही डी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए डी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए मेघदूत ऐप का लक्ष्य समूह क्या है? किसके लिए जारी किया गया? तो यह किसानों के लिए आया था मेघदूत ऐप। अगला है, त्रिशूल मिसाइल क्या है? त्रिशूल मिसाइल का संबंध किससे है? तो यह जमीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। भारत में मिंटो हॉल का निर्माण किसने करवाया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे बहुत अच्छे से तैयार रखिए और याद भी रखिएगा आप लोग, हो सकता है आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो सुल्तान जहां बेगम, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों। सुल्तान जहां बेगम ने मिंटो हॉल का निर्माण करवाया था, 1982 के आसपास का निर्माण किया गया था। याद रखिए, इसमें जो ये है मिंटो हॉल, इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है। क्या? हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है मिंटो हॉल का, और नया नाम क्या है? कुशाभाऊ ठाकरे। क्या? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल।
कुशाभाऊ ठाकरे हॉल इसका नया नाम है, इसका नया नाम है। हाँ, याद रखिएगा, ये नया नाम है, इसका नया नाम क्या है, कुशाभाऊ ठाकरे इसका नया नाम कर दिया गया, इसलिए भी इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, आगामी एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बादल महल गेट कहाँ अवस्थित है? बादल महल गेट अवस्थित है यह चंदेरी अशोकनगर में यह स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध राजा राम मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो यह निवाड़ी जिले में स्थित है, ओरछा निवाड़ी जिले में यह स्थित है प्रसिद्ध राजा राम का मंदिर। पहले कहाँ पे था? तो पहले यह था टीकमगढ़ में। अगला है हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या है? तो यह एक वास्तविक उपकरण है। हार्डवेयर क्या है? तो यह वास्तविक उपकरण है। अगला, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र, निम्न में से कौन सा प्रथम वेब ब्राउज़र था? प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो याद रखिए मोज़ाइक, मोज़ाइक प्रथम वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट, ई लर्निंग और ई बैंकिंग क्या है? ई लर्निंग और ई बैंकिंग क्या है? तो ये क्या है? ई सर्विसेज हैं, ई सर्विसेज हैं। चलिए ये क्या है? ई बैंकिंग, ई लर्निंग और ई बैंकिंग क्या है? तो ये ई सर्विसेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखिए जुलाई 2016 में मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल जो है इसकी शुरुआत जुलाई 2006 में की गई थी। और यह एमपी गवर्नमेंट, ये भी याद रखिए फैक्ट, एमपी गवर्नमेंट प्लस इसके अलावा टीसीएस, दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है, दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है एमपी ऑनलाइन पोर्टल मध्य प्रदेश का। इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, भी आगामी कई एग्जामों में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। अगला है, प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपकरण कौन सा था? तो टेलीग्राफ प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपकरण था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वहीं बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला है, बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन थे? तो बुकर पुरस्कार 2020 के जो विजेता थे ये थे कौन? डगलस स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वहीं आपसे याद रखिए इसरो के भी चेंज हो गए हैं, एस सोमनाथ, इसरो के कौन है? एस सोमनाथ, एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस फैक्ट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो देखो ये पुराना क्वेश्चन है, उस समय थे संजय कोठारी, लेकिन वर्तमान में कौन है? सीवीसी, वर्तमान में याद रखिए वर्तमान सीवीसी कौन है? वर्तमान सीवीसी सुरेश कुमार पटेल, सुरेश कुमार पटेल वर्तमान में सीवीसी हैं। तो वर्तमान में कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो एसके पटेल है, सुरेश कुमार पटेल वर्तमान में सीवीसी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में मतलब 2 दिसंबर के में इनकी क्या हुई कि डेथ हो गई है, जनवरी में इनकी डेथ हो गई थी है। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, पहले देश के पहले सीडीएस थे। और हाल ही में एक फैक्टर याद रखिए, जो 2022 का पद्म अलंकरण पुरस्कार दिए गए हैं उसमें इन्हें पद्म विभूषण क्या दिया गया है? तो 2022 का इन्हें एक फैक्टर याद रखना है, 2022 का इन्हें पद्म विभूषण क्या मिला है? पद्म विभूषण 2022 के इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है लोक सेवा के लिए। और ये कहाँ संबंधित है? ये उत्तराखंड से इनका संबंध है, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। इसके अलावा और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अगला है, भारत के कौन से राज्य में सोयाबीन सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। अगला है, योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 15। योजना आयोग ने 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है भारत को। अगला, निम्नलिखित उपलब्ध ग्रंथों में से कृषि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ग्रंथ सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है कृषि के क्षेत्र में, यह कृषि के लिए जिसमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। फिर किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति लागू हुई थी? तो सन 2000 में भारत कृषि नीति को लागू किया गया था। तो ये थे आपके 50
से ज़्यादा 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विगत वर्षों के पीएससी के एग्जामों में पूछे गए थे, और हो सकता है आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक हो और आपको इन क्वेश्चनों से बहुत ही हेल्प मिले। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।